स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे हैं, घर पे हैं, सेफ हैं। मैं आपका अपना ऋषभ उपाध्याय आपके अपने चैनल फिजिक्स ज्ञान से लेके आ गया हूँ लेक्चर नंबर 6, जो लेक्चर नंबर 6 है आपका A1 सीरीज क्लास 11 के फिजिक्स का। यस, यहाँ पे आज हम लोग देखने वाले हैं स्पेसिफिक न्यूमेरिकल डायमेंशन पे, जो न्यूमेरिकल आपको करेगा एकेडमिक के साथ साथ कॉम्पिटिशन में भी स्ट्रॉन्ग। तो चलो, बहुत प्यारा न्यूमेरिकल आपका कर रहा है वेट। वो क्या, वो देखो। ये सीधे हम लोग आते हैं अपने न्यूमेरिकल पे। पहला न्यूमेरिकल आपके सामने ये रहा, P प्लस A अपॉन वी स्क्वायर V माइनस B इज जस्ट इक्वल टू RT। स्टूडेंट्स, ये पहला न्यूमेरिकल मैं अपने लिया हूं DPS से, मतलब डेली प्रैक्टिस सीट्स। जो डेली प्रैक्टिस सीट हम आपको देते हैं आपके अपने गैलेक्सी बैच व्हाट्सएप ग्रुप पे। अगर आप अभी तक उस पर ऐड नहीं हुए हो तो जल्दी से उस पर हो जाओ ऐड, क्योंकि उसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जहां पे मैं आपको दूंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स, साथ ही साथ स्टडी मटेरियल्स, ऐसे मटेरियल्स जो आपको कंपटीशन में भी बहुत हेल्प करेंगे। तो चलो पहले ये न्यूमेरिकल्स देखते हैं। डीपीएस का पहला न्यूमेरिकल, जो न्यूमेरिकल क्या कर रहा है कि इस न्यूमेरिकल में जो आपका P है वो है आपका प्रेशर, R जो है वो है आपका गैस कांस्टेंट। आई थिंक इस न्यूमेरिकल को इस इक्वेशन को आप कहीं ना कहीं जरूर देखे होंगे, तो आज उसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन भी जान लो। T है आपका टेम्परेचर, V है आपका वॉल्यूम और A एंड B है आपका कांस्टेंट। स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल जानते हैं क्या कह रहा है? न्यूमेरिकल कह रहा है ये कि A एंड B जो कांस्टेंट है उसी का निकालना है डायमेंशन। A एंड B डायमेंशन क्या होगा, A और B का डायमेंशन क्या होगा, यही आपका पहला न्यूमेरिकल कह रहा है। तो देखो सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत ही आसान तरीका है। और लेक्चर नंबर 5 आप में देखा है कि उस लेक्चर में मैंने आपको बताया था क्या, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। उसी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करके इस न्यूमेरिकल को मैं बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर सकता हूं। अगर आप सॉल्व कर सकते हैं तो जल्दी से वीडियो को कर दीजिए पॉज और सॉल्व कर लीजिए न्यूमेरिकल, उसके बाद आप मिला लीजिएगा अपना आंसर। जो नहीं कर सकते वो इधर देखें। इस न्यूमेरिकल में मैंने जब लगाया प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जो कि ये कहता है कि अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी एक दूसरे के साथ प्लस माइनस के साथ अगर कोरिलेटेड है तो उसका जो डायमेंशन होगा दूसरे वाले फिजिकल क्वांटिटी का भी वही डायमेंशन होगा। इट सेज ऑन अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हियर द डायमेंशन ऑफ B इज जस्ट इक्वल टू डायमेंशन ऑफ A अपॉन B स्क्वायर। जिससे डायमेंशन ऑफ प्रेशर का अगर हमको पता है तो हम कर सकते हैं इसको यहाँ पे यूटिलाइज। ml-1 T-2 इज जस्ट इक्वल टू डायमेंशन ऑफ A अपॉन में डायमेंशन ऑफ B, दैट इज अ वॉल्यूम and the volume have L power 3. It becomes L power 6 because here we see that L square is present. तो आगे चलो, थोड़ा सा इसको करो हल्का सा सॉल्व, तो मिलेगा तुम्हें डायमेंशन A का जो होगा कुछ ये L6 आ गया इधर, इसके साथ हो गया हल्का सा सॉल्व, बन गया L5 और ये बन गया आपका डायमेंशन किसका, A का। देखिए कितना आसान है, बिल्कुल आसान है, क्योंकि बिल्कुल आसान सा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हम लोगों ने यूज किया। जो स्टूडेंट सॉल्व किए थे उनको बहुत ही कॉन्ग्रेचुलेशन। अगला न्यूमेरिकल थोड़ा सा सॉल्व करिएगा, मैं आपके लिए चेंज करूंगा हल्का सा टर्म को। देखो अब आ गया B का डायमेंशन निकालना है, V माइनस B, क्योंकि यहां पे ये V माइनस B एक टर्म है और जितना डायमेंशन होगा V का उतना ही डायमेंशन होगा B का भी, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी याद कर लो। नहीं देखी हो तो लेक्चर नंबर 5 आई जो बटन आपके सामने दिख रहा होगा सजेस्ट की लिस्ट में आपको वहां पे मिल जाएगा। तो V का होगा डायमेंशन L³ और इसका ये डायमेंशन बन जाएगा B का। आई होप समझ गए होंगे कि A और B का डायमेंशन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को यूज करके बहुत ही आसान तरीके से, जो हमको लग रहा था खतरनाक, आज मैं उसको कर दिया हूं एकदम आसान। चलो, ये था आपका पहला न्यूमेरिकल, इसको जल्दी से लिख लो, क्योंकि आपका कर रहा है न्यूमेरिकल नंबर 2 वेट। मैं अब इसको कर दूंगा इरेज, क्योंकि आप हैं चालाक, वीडियो को पॉज करेंगे और लिख लेंगे। तो न्यूमेरिकल सेकंड जो डीपीएस का है,
डेली प्रैक्टिस सेट का है। वो क्या है देखिए, आपको यहां पे भी फाइंड करना है डायमेंशन, फाइंड डायमेंशन ऑफ बी। अब सर ये बी क्या है? क्लास 10th वहां पे आप पढ़े थे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जिसमें आपने पढ़ा था एक फोर्स, जिस फोर्स का नाम था मैग्नेटिक फोर्स, जिसका फॉर्मूला था Fm इज इक्वल टू QVB साइन थीटा। यस, QVB साइन थीटा। Fm था आपका मैग्नेटिक फोर्स, Q था आपका चार्ज, V था आपकी वेलोसिटी, B थी आपकी क्या? मैग्नेटिक फील्ड। यस, उसी मैग्नेटिक फील्ड का आपको निकालना है डायमेंशन। थीटा एंगल, किसके बीच का एंगल? वेलोसिटी और बी वेक्टर के बीच का एंगल था। लेकिन थीटा से हमको कोई मतलब नहीं, क्योंकि एंगल जो टर्म होता है वो टर्म डायमेंशन लेस होता है। इस चीज को आपने डायमेंशन के लेक्चर में पढ़ चुका है। अगर मिस किए हो तो आई बटन पे क्लिक करिए, सारे लेक्चर्स वहां पे मिल जाएंगे। Fm इज इक्वल टू QVB साइन थीटा। यहीं से अब हम निकालेंगे अपने बी के डायमेंशन को। अब क्योंकि आपका बी का डायमेंशन होगा क्या? डायमेंशन ऑफ Fm अपॉन में डायमेंशन ऑफ Q, इसको मैं सिंबल में लिख रहा हूं, डायमेंशन ऑफ V। Fm है आपका वेलोसिटी, सॉरी फोर्स, V है आपका वेलोसिटी और Q है आपका चार्ज। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर चार्ज का डायमेंशन क्या होगा? अरे याद करो क्लास 10th, सर सब क्लास 10th में, यस सब क्लास 10th, मैक्सिमम बातें क्लास 10th में ही थी, कुछ बातें नहीं आपके लिए आएंगी, घबराओ नहीं। क्लास 10th में था आपका करंट, जिसमें आप करंट की डेफिनेशन I इज इक्वल टू Q अपॉन T देखे, वहीं से हमने निकाला Q, क्योंकि वहां पे उसका फॉर्मूला बन गया I मल्टीप्लाई बाई T। अब करंट जो है वो है फंडामेंटल, जिसका यूनिट होता है A, टाइम जो है वो फंडामेंटल, जिसका यूनिट होता है T। तो इसका दोनों का दोनों को अगर हम मिला देते हैं तो वो यूनिट बन जाएगा, वो डायमेंशन बन जाएगा किसका? चार्ज का, जो कि होगा AT। तो चार्ज की डायमेंशन हमको मिल गई, फोर्स का डायमेंशन हमको पता है, क्योंकि दुनिया का कोई भी फोर्स हो उसका डायमेंशन होगा MLT-2 ही। यस, इस बात को भी मैंने अपने लेक्चर में बताया है, मिस की हो तो देख लेना जरूर। LT-1 ये हो गया आपका सॉरी वेलोसिटी का डायमेंशन। अब इसको करो थोड़ा सा सॉल्व, और सॉल्व करने के बाद तुम्हें क्या मिलेगा? देखो ये T और T नीचे ही कैंसिल हो गया, T ऊपर नहीं जाएगा, तो T ऊपर जो था वो वही रहेगा, L ऊपर जाएगा, L और L के साथ ये कैंसिल हो जाएगा, तो L भी नहीं बचने वाला है और T भी नहीं, सॉरी नीचे का T भी नहीं बचने वाला है। बचेगा क्या? बचेगा आपका करंट (A⁻⁻1). और क्या बचेगा? और बचेगा आपका T जो ऊपर ही था। तो ये हो गया डायमेंशन किसका? B का, जो कि है क्या? MA-1T⁻²। जल्दी से इसको नोट कर लो, जो स्टूडेंट कर चुके थे उनको बहुत ही कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि वो थे सही। अब दे रहा हूं मैं न्यूमेरिकल नंबर 3, क्योंकि इसको करूं हल्का सा इरेज, ये किया मैं इरेज। DPS का न्यूमेरिकल नंबर 3। देखो न्यूमेरिकल नंबर 3 क्या है, यहां पे आपको निकालना है, मैं अपने सीट को ले लेता हूं, यहां पे आपको निकालना है, ध्यान देना, कोई x क्वांटिटी है, वो x क्वांटिटी इस तरीके से रिलेटेड है, AY प्लस B tan CZ। ये है आपका तीसरा न्यूमेरिकल। ये x जो क्वांटिटी है वो x अननोन क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है। A क्या है और B क्या है? A, B और C ये तीनों एक कांस्टेंट है, कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। Y और Z है आपका फिजिकल क्वांटिटी। ध्यान देना, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी नहीं पता, अननोन कोई फिजिकल क्वांटिटी है, मतलब तीनों फिजिकल क्वांटिटी इस तरीके से कोरिलेटेड है। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन को फाइंड करो। वो करेक्ट ऑप्शन क्या है? मैं यहां पे 4 ऑप्शन लिख दे रहा हूं। X and B have same dimension। X और B का सेम डायमेंशन होगा,
बी वाला ऑप्शन क्या है आपका, सी एंड जेड माइनस हैव सेम डायमेंशन, इसका सेम डायमेंशन होगा। सी वाला क्या है आपका, y एंड b अपॉन a हैव सेम डायमेंशन। और डी वाला है क्या आपका, x एंड a हैव सेम डायमेंशन। नो सॉरी, यहां पे हैव सेम डायमेंशन नहीं है, x एंड a हैव नॉट सेम डायमेंशन। x एंड a हैव नॉट सेम डायमेंशन। ये है क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड, जो है थोड़ा सा टिपिकल, क्योंकि स्टूडेंट्स यहां पे मैंने आपको जो क्या कहते हैं ऑप्शंस दिए हैं, वो ऑप्शन मल्टीपल चॉइस का सेंस ये है कि इसमें एक से ज्यादा क्वेश्चन सही हो सकते हैं, सिंगल करेक्ट नहीं है। ध्यान देना, सिंगल करेक्ट नहीं है, ये इतनी हिंट मैं आपको दे दे रहा हूं कि सिंगल करेक्ट नहीं है, इसमें एक से ज्यादा क्वेश्चन सही हो सकते हैं। तो चलो जो जल्दी लगा सकते हैं उसको लगाएं, सॉल्यूशन को फटाक से अपने कॉपी में करें। अगर जो नहीं लगा पा रहे तो मेरे साथ बोर्ड पे देखें। देखो स्टूडेंट्स, यहां पे x इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी टेन सी जेड, ये कोई फिजिकल क्वांटिटी थी। अब ध्यान देना, ऑप्शंस ये हमारे दिए हैं। पहले अपने क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में जो डायमेंशन हमारा x का होगा वो डायमेंशन मेरा ए वाई पूरे का होगा, और वही डायमेंशन मेरा b का होगा, क्योंकि टेन सी जेड का डायमेंशन नहीं होगा, क्योंकि ये होगी एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी। आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी। टेन थीटा, याद करो, थीटा इज द एंगुलर टर्म, और एंगुलर टर्म जब थीटा आपका कांस्टेंट हो गया, मतलब कोई कांस्टेंट हो गया, उस कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं हुआ, तो पूरा का पूरा टेन थीटा मतलब कि पूरा का पूरा वो टर्म वो भी तो डायमेंशनलेस हो गया। तो टेन थीटा वाला जो कंपोनेंट होगा उसको हम डायमेंशनलेस बोल रहे हैं, क्योंकि वो था एक एंगुलर कांस्टेंट टर्म। अब इसका डायमेंशन इसके डायमेंशन के पूरे के बराबर है, मतलब मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, देखो यहां पे मैं सॉल्व कर रहा हूं। हियर डायमेंशन ऑफ x, इसको सिंबल में लिख रहे हैं, डायमेंशन ऑफ x इज जस्ट इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए वाई, गेट इट, एंड बोथ आर इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b। अब क्या ऐसा कोई इक्वेशन दिख रहा है? अभी नहीं दिख रहा है, अभी इसको दिखेगा, देखो कैसे, डायमेंशन ऑफ ए वाई इज जस्ट इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी, ये है हमारे पास। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? देखो, डायमेंशन ऑफ y इज जस्ट इक्वल टू b अपॉन a भी तो लिख सकते हैं, मतलब कि y के डायमेंशन b अपॉन a के डायमेंशन के बराबर। तो कौन सा इक्वेशन पहले अभी देख रहा है? ये वाला दिख रहा है कि चलो ये वाला तो सही होना है। अभी आगे देखो, खुश मत हो जाओ, क्योंकि मैंने तुमको बोला है कि मोर देन वन ऑप्शन आर करेक्ट, इसमें एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट है। ये पहला आपका करेक्ट हो गया। दूसरा देखो, अब दूसरे में क्या है कि b वाला डायमेंशन ए वाई के बराबर था, x के बराबर था। इट सेंस, यहां पे मैं लिख रहा हूं, इट सेंस डायमेंशन ऑफ x इज जस्ट इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b। क्या ये कहीं हमारे में दिख रहा है कि x और b का डायमेंशन सेम होगा? देखो यहां दिख रहा है, ये भी ऑप्शन सही होगा। अभी और भी देखो, अभी और क्या है कि c और z इनवर्स भी हमारा सेम डायमेंशन देगा, c और z इनवर्स भी हमारा सेम डायमेंशन देगा। तो देखो इस चीज को कैसे निकालोगे, क्योंकि ये पूरा कंपोनेंट है डायमेंशनलेस, tan cz है डायमेंशनलेस, और तो cz का भी डायमेंशन कुछ नहीं होगा, मतलब ये भी होगा डायमेंशनलेस। और स्टूडेंट्स, इन दोनों को डायमेंशनलेस होने के लिए इन दोनों में से कोई एक दूसरे का क्या होगा? एंटीक होगा, तभी ना वो उसको न्यूट्रलाइज करेगा। इट सेंस ये कि जो डायमेंशन होगा c का वो बराबर होगा डायमेंशन ऑफ z इनवर्स के। या तो इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, या तो जो डायमेंशन ऑफ z होगा वो होगा डायमेंशन ऑफ c इनवर्स के, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन में अगर ऐसा दिया तो ऐसे भी हम टिक करेंगे उसको। तो ये हो गया आपका तीसरा वाला भी टर्म, क्या दूसरा वाला भी टर्म आपका करेक्ट। एक और बचा है, अभी उसको भी चेक करना, x और a नॉट सेम डायमेंशन। x और a सेम नहीं है बाबा, ये तो सही ही है कि यस, हमको दिख ही रहा है, सीधा सा दिख रहा है कि x और a, केवल a सही नहीं है, y के साथ होता तो सही होता।
ध्यान दो कि y के साथ अगर हम डायमेंशन लेते तो ये दोनों डायमेंशन इसके बराबर होता, लेकिन यहां पे क्या बोला है कि x का डायमेंशन केवल a के डायमेंशन के बराबर है। ऐसा है नहीं है ना, तो ऑप्शन में भी तो ये बोला है कि x a इज नॉट अ सेम डायमेंशन, तो ये भी हो गया आपका डायमेंशन करेक्ट, मतलब चारों टर्म हो गए आपके करेक्ट। देखो एक क्वेश्चन को मैंने 4 सॉल्यूशन मतलब कि 4 तरीके से आपको दिया। मैं इसको मल्टीपल चॉइस इसीलिए दिया क्योंकि मैं आपको चारों ऑप्शन को बताना चाह रहा था। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, एक ट्रिक्स के जरिए आप जान सकते हो, एक ट्रिक भी है, एक क्वेश्चन भी है, न्यूमेरिकल भी है। जल्दी से नोट करो, जल्दी से समझ गए होगे, इसको नोट करो फटाक से क्योंकि अगला क्वेश्चन कर रहा है वेट, वो भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई थिंक पॉज कर लोगे और नोट भी कर लेंगे, कई स्टूडेंट नोट कर लिए होंगे, कर देते हैं अब इसको इरेज। डीपीएस जल्दी से कर लीजिए अपने पास, ग्रुप में हो जाइए ऐड। चलो ये हो गया आप तीसरा क्वेश्चन, डीपीएस का आप चौथा क्वेश्चन। देखो चौथा क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब है क्योंकि चौथा क्वेश्चन आपके सामने मैं लिखूंगा ना, बोर्ड पे दिखा देता हूं। देखो आ गया क्वेश्चन आपके बोर्ड पे। इस बोर्ड के क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि द एवरेज स्पीड ऑफ द स्नेल, स्नेल समझते हैं आप, आई होप स्नेल जो बहुत स्लो चलता है, बहुत स्लो, इतना स्लो कि आप बहुत स्लो चलता है, तो उस स्नेल की जो एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड मैं यहां पे लिख दे रहा हूं वी एवरेज, किसका, स्नेल का। स्नेल का जो एवरेज स्पीड है वो क्वेश्चन देखो न्यूमेरिकल्स में आपके सामने बोर्ड पे दिखता होगा कि उसमें उसका स्पीड दिया हुआ है। उसका स्पीड क्या है 0.020, ये है उसकी स्पीड। ओके ये है उसकी स्पीड। अब आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, पढ़ते रहो। आगे क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपका एक आ गया लेपर्ड, लेपर्ड है आपका कितने स्पीड से 70 मील प्रति घंटे की स्पीड से। कितने स्पीड से 70 मील प्रति घंटे। यहां पे इसका यूनिट नहीं लिखा, लिख लो मील प्रति हावर, क्वेश्चन में दिख भी रहा होगा। अब आ गया एवरेज स्पीड लेपर्ड का, वो स्पीड कितना दिया है, वो स्पीड दिया है 70 मील पर हावर। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसी को मतलब कि इसके इसी एवरेज वैल्यू को आपको बदलना है किसमें, आपको बदलना है एसआई में, क्योंकि ये देख रहे हो आप एसआई में नहीं है, मिल्स पर हावर है। मिल्स पर हावर्स को तुम्हें बदलना पड़ेगा मीटर पर सेकेंड में। एसआई का सेंस ही निकलता है मीटर पर सेकेंड। तो चलो जल्दी से सॉल्व करते हैं, जो स्टूडेंट कर सकते हो करो, स्टार्ट हो जाओ। इसका सॉल्यूशन देखो स्टूडेंट्स, पहले हम सॉल्व करते हैं, इसको मान लो हम S से डिनोट कर देते हैं, इसको हम लोग L से डिनोट कर देते हैं। V एवरेज S के लिए सॉल्व करते हैं, इसका है 0.020 माइल पर हावर। अब मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि 1 माइल में कितना मीटर होता है, किसी को पता है, नहीं पता है तो देख लो, 1609 मतलब 1609 मीटर 1 माइल में, 1609 मीटर लिख रहा होगा, यहां पे थोड़ा सा पास इसको कर देते हैं, 1609 मीटर। और 1 हावर्स में कितना सेकंड होता है ये भी मैं लिख दे रहा हूं, दोनों को साथ में लिख दे रहा हूं, वो होता है 36 सेकंड। इस चीज को तो आप जानते होंगे, लेकिन इस चीज को नहीं जानते थे, आज बता दे रहा हूं। 1 मील में 1609 मीटर होते हैं। अब इसका आगे का सॉल्यूशन देखो, आगे के सॉल्यूशन में हम लोग यूज करेंगे चेंजिंग यूनिट का कॉन्सेप्ट, जिसमें बोलता क्या है N1U1 इज जस्ट इक्वल टू N2U2। इस बात का इंफॉर्मेशन लेक्चर नंबर 5 में है। N1U1 इज जस्ट इक्वल टू N2U2। हमें क्या निकालना है स्टूडेंट्स, हमें निकालना है इस N2 को, क्योंकि N2 हो जाएगा N1U1 अपॉन में U2, और U1 जो है वो माइल पर हावर में है, और U2 जो है वो आपका किस में होगा, मीटर पर सेकंड में होगा। क्योंकि यहां पे ये है कॉन्सेप्ट किसका, वेलोसिटी का, तो वेलोसिटी का होता है डायमेंशन सबको पता, वो क्या कि LT-1।
इसका भी रोल यहां पे प्ले होगा, आप जानते हो। अब हमने N1 की वैल्यू जैसे कि यहां पे देख रहा हूं कि 0.020 है। ओके, अब मैं रखूंगा अपने डायमेंशन। याद करो फॉर्मूला में ट्रिक बताया था, m1 अपॉन m2 का पावर में a, ये वाला ट्रिक याद आ रहा है? m1 अपॉन m2 पावर a, l1 अपॉन l2 पावर b, ये था। तो सीधे यहां पे m1 क्योंकि नहीं है, मैं सीधे क्या ले रहा हूं, l1 अपॉन l2, और पावर यहां क्या होगा 1, क्योंकि डायमेंशन देखो वेलोसिटी का 1। अब आया टाइम, टाइम क्या है आपका बाबा, t1 अपॉन t2 अभी लिखो, और पावर क्या रखोगे -1। अब आगे देखो 0.020 L1 अपॉन L2 मतलब 1 माइल्स अपॉन 1 मीटर, और पावर में 1, और 1 हावर अपॉन में 1 सेकेंड, पावर में -1। ये बात समझ में आ गई होगी। अब आगे देखो इसका सॉल्यूशन, मैं इसको यहां पे इरेज करके यहां बता रहा हूं, यहां देखना, ध्यान दो। 0.02 ये था हमारा टर्म। 1 माइल में कितने मीटर, जैसे कि मैंने तुमको बताया है 1 माइल में है आपका 1609 मीटर अपॉन में 1 मीटर। ये नीचे मीटर हो गया, ऊपर भी मीटर हो गया, क्योंकि अब ये कैंसिल हो सकता है आराम से। अपॉन में 1 सेकेंड, नीचे भी सेकेंड और ऊपर भी सेकेंड, और ये पावर में हो गया -1। हो गया स्टूडेंट्स, समझ गए आप? अब देखो, अब 0.020 मल्टीप्लाई बाय 1609 अपॉन में 360, ये आ गया आपका N2 की वैल्यू। इसको करोगे सॉल्व तो आपको जानते हैं कितना मिलेगा, आपको मिलेगा 0.0089। साफ साफ मैं यहां लिख दे रहा हूं, N2 का वैल्यू आपको मिलेगा 0.0089 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया वो मैग्नीट्यूड, जो मैग्नीट्यूड होगा किसका, जो मैग्नीट्यूड होगा उस स्नेल की एवरेज वेलोसिटी का, जिस स्नेल की एवरेज वेलोसिटी को हम लोग यहाँ पे अब किस में फाइंड किए हैं, SI में फाइंड किए। तो जल्दी से इसको कर लो नोट, क्योंकि अभी बचा है आपका लेपर्ड वाले का। इसी तरीके से लेपर्ड वाला भी सॉल्व करेंगे, जैसे कि आप जानते हो। आप उसको अपने से करिएगा, आप इसको अभी नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं कर दूं इसको इरेज। हल्का सा समय आपके लिए। आई थिंक अब कर देता हूं मैं इरेज, और लाऊंगा आपके सामने न्यूमेरिकल नंबर 5। चलो न्यूमेरिकल नंबर 5 देखो, सारे न्यूमेरिकल्स को अपने कॉपी में लिखिएगा, डेली प्रैक्टिस सीट का है, लिखिएगा जरूर प्रैक्टिस के लिए। मैंने कहा ना आईटी में भी और एकेडमी में भी आपको हेल्प करेंगे, तो लिखिएगा नोट्स जो आप क्रिएट कर रहे हो उस नोट्स में लिखिएगा जरूर। चलो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है देखो, यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील, स्टील का यंग्स मॉडुलस। अगर आपको नहीं पता यंग्स मॉडुलस क्या होता है, थोड़ा सा वेट करो, वॉल्यूम 2 में पढ़ोगे क्लास 11 में। यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इज, इसकी वैल्यू दी गई है। क्या वैल्यू दी है देखो, वैल्यू दिया है 19 मल्टीप्लाई बाई 10 का पावर 10, 19 मल्टीप्लाई बाई 10 का पावर 10 न्यूटन मीटर स्क्वायर। मेरे पास डीपीएस है आराम से, उसमें मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 5 में कि मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस की, स्टील के यंग्स मॉडुलस की वैल्यू इतनी दी गई है। अब आपको करना क्या है, आपको करना है क्या है, एक्सप्रेस इट इन डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओवरऑल करने का सेंस ये कि ये दिया हुआ है आपका एसआई टर्म में, इसको बदलना है सीजीएस टर्म। चलो सेम प्रोसेस, सेम फॉर्मूला, सेम कॉन्सेप्ट, N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। एज यू नो हम लोग कर रहे हैं इसका सॉल्यूशन। N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, कन्वर्जन ऑफ 1 यूनिट इनटू सेकंड यूनिट पढ़ा है, लेक्चर 5 में मिल भी जाएगा,
घबराओ नहीं, न्यूमेरिकल पहले देखो। N1 इक्वल टू N2 U2। N1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं लिख दूं अगर, तो N1 की वैल्यू आपको मिल जाएगी 19 इंटू 10⁻10, ये N1 की वैल्यू है। N2 की वैल्यू क्या है नहीं पता, उसी को तो निकालना है। U1 क्या है, U1 मतलब यूनिट, किसका यूनिट, जो यूनिट है यंग्स मॉडुलस का, किसमें दिया है, न्यूटन मीटर स्क्वायर में, ये आपका है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। U2 किसमें है, डाइन में, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब सीजीएस में, वो एसआई में है, ये सीजीएस में। तो सबसे पहले यंग्स मॉडुलस के डायमेंशन को देख लेते हैं। डायमेंशन की अगर बात करें यंग्स मॉडुलस की, तो उसको तुम उसके यूनिट से ही पहचान गए होगे कि फोर्स पर यूनिट एरिया। एक्चुअल में इसका फॉर्मूला क्या होता है कि फोर्स पर यूनिट एरिया अपॉन में लेंथ कितना चेंज हुआ है, डेल एल अपॉन डेल ए। इसका ओरिजिनल फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है, एफ अपॉन ए डेल एल अपॉन एल। इस चीज को आप अभी पढ़ोगे क्लास 11th में वॉल्यूम सेकंड में, लेकिन डायरेक्ट मैं इसमें यहां पे लिख दे रहा हूं एफ अपॉन ए। नीचे डेल एल अपॉन एल जो है वो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि उसका डायमेंशन एक दूसरे से कैंसिल होकर खत्म हो जाएगा। तो यहाँ केवल हम डायमेंशन की बात कर रहे हैं, तो एफ अपॉन ए उसका डायमेंशन बचेगा, मतलब फोर्स अपॉन ए, मतलब कि किसका डायमेंशन, प्रेशर का डायमेंशन। तो प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है स्टूडेंट्स, बता दो ना यार, बता दो, यही होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो ml-1 t-2 ये हो गया यंग्स मॉडुलस का डायमेंशन। अब देखो डायमेंशन आ गया मेरे पास, टर्म्स हमको पता है, कॉन्सेप्ट पता है, तो देर क्या कर रहे हो, जल्दी से सॉल्व करो कॉपी में। चलो, जो नहीं कर पा रहा है आगे देख, जो कर रहा है वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो। देखो इसका सॉल्यूशन मैं यहां कर रहा हूं। N2 की वैल्यू निकालना है, जिसकी वैल्यू हो गया N1 अपॉन में U2। N1 की वैल्यू सीधे रख दो, 19 मल्टीप्लाई बाई 10⁹, और U2 डायमेंशन के साथ रखो, M1 अपॉन में M2 पावर में 1, L1 अपॉन L2 पावर में व्हाट, -1, T1 अपॉन T2 पावर में व्हाट, -2। गेट इट। अब आगे 19 मल्टीप्लाई बाई 10, 10⁻10, M1 अपॉन M2, M1 अपॉन M2 समझ रहे हो ना, मास किसमें मास, एसआई में, एसआई में मास हम किसमें लेते हैं, केजी में लेते हैं। तो 1 kg अपॉन में व्हाट, ग्राम पावर में 1। अब यहां पे बाबा बताओ ना, लेंथ है ना, तो लेंथ हम सीधे एसआई में क्या लेते हैं, मीटर में लेते हैं, मतलब 1 मीटर अपॉन में 1 सेंटीमीटर -1, 1 सेकंड अपॉन में व्हाट, 1 सेकंड, सेकंड तो नहीं चेंज होता है किसी भी यूनिट में, मैक्सिमम यूनिट में वो ऐसा ही रहता है। अब ये हो गया मेरा टर्म, इसको करेंगे हल्का सा सॉल्व। अब देखो इसके आगे का टर्म मैं इसको आपको यहां बता रहा हूं, आ जाओ यहां, ध्यान दो, इसको मैं एक्सेस हो गया क्या, इसको इरेज कर देता हूं। फिगर बनाने का थोड़ा सा धुन सवार होती है, बचपन में आर्ट हमने बहुत सीखा, बहुत किया, इसलिए थोड़ा सा आदत पड़ गई। अब देखो यहां पे मैं सॉल्व कर रहा हूं, 19 मल्टीप्लाई बाई 10⁻10, 1 kg को बदलोगे तो केजी ग्राम में, 1 kg को ग्राम में बदलोगे तो 10 का पावर आएगा 3 ग्राम। सीधे मैं सॉल्व कर लिख रहा हूं, ध्यान देना। 1 मीटर को सेंटीमीटर में बदलोगे तो क्या आएगा, 10 का पावर आएगा 2 सेंटीमीटर, पावर में है -1। अब सेकंड को सॉल्व करोगे तो सेकंड वाला कंपोनेंट तो सेकंड ही रहेगा। तो ये हल्का सा मेरा एक शॉर्ट टर्म हुआ। अब इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करो, 90 इंटू 10⁻9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻3, और ये आ जाएगा आपका नीचे 10⁻2। ये 10⁻2 ये 10⁻3 से कैंसिल हुआ, ऊपर केवल 10⁻1 ही बचेगा। अब वो उसमें कर दो 8 और पा जाओगे अपना आंसर, जो कि है यंग्स मॉडुलस का किसमें, सेकंड वाले टर्म में 19 इंटू 10⁻11 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। भूत वाला डाइन नहीं है, ये आपका यूनिट, किसका यूनिट है, ये यूनिट है आपका फोर्स का, किसमें, सीजीएस में। तो कर लो इसको नोट, क्योंकि मैं कर दूंगा इरेज। जिसको इरेज नहीं करने आ रहा, सॉरी जिसको नोट नहीं करने आ रहा है वो कर लेगा वीडियो को पॉज। चलो अब मैं इसको कर देता हूं इरेज। ये था आपका 5वां क्वेश्चन डीपीएस का।
अब मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इजी। यस, बहुत इजी। आओ देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है कि इफ फ्रीक्वेंसी f, ध्यान से देखना क्वेश्चन, थोड़ा सा आपके लिए हार्ड भी हो सकता है। फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी v, फ्रीक्वेंसी f, वेलोसिटी v एंड डेंसिटी d, कैपिटल D, ओके, डेंसिटी d आर considered as fundamental quantity। आई होप समझ गए होंगे कि फ्रीक्वेंसी f, वेलोसिटी v, डेंसिटी d आर कंसिडर एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। अब आगे देखो क्वेश्चन क्या आगे कहा कि देन the dimension of momentum is what? डायमेंशन मोमेंटम का क्या होगा? मोमेंटम डायमेंशन का निकालना है, लेकिन तब निकालना है जब फ्रीक्वेंसी को और वेलोसिटी को और डेंसिटी को तुम लोगे फंडामेंटल क्वांटिटी के जगह पे। मतलब अब यहां पे तुम मास, लेंथ और टाइम नहीं ले सकते, तुम लोग क्या, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी और डेंसिटी। सर आप तो कहते बहुत आसान है आसान ही है। देखो स्टूडेंट्स कुछ लगा लेंगे, जो लगा लेंगे जल्दी से लगाओ, वीडियो पॉज करो, जो नहीं लगा पाओगे कॉन्सेप्ट सीखो। ध्यान दो, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी और डेंसिटी को हमको लेना है फंडामेंटल किसके जगह पे, मास, लेंथ और टाइम की जगह। पहले सॉल्यूशन यहां पे लिख दे रहा हूं कि मैं सॉल्यूशन बता रहा हूं। पहले मोमेंटम का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा बाबा? मोमेंटम का फॉर्मूला मास इंटू वेलोसिटी, और इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, mlt-1। ये इसका ओरिजिनल फॉर्मूला है। अब ये मत समझ लेना कि ये जो मैं कर रहा हूं वो सही है, मतलब ये एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है जिसमें हम लोग इसको फंडामेंटल मान रहे हैं, नहीं फंडामेंटल, ठीक है। फंडामेंटल मेरा हमेशा मास, लेंथ और टाइम ही है। इस क्वेश्चन में मैंने उसको माना है, कंसीडर किया है सर। तो ये था हमारा ओरिजिनल डायमेंशनल फॉर्मूला किसका, मोमेंटम का, जिसमें मास, लेंथ और टाइम। लेकिन इस फॉर्मूला में से हमको मास, लेंथ और टाइम को हटा के लाना किसको है, एफ, वी और डी को। यही क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो मैं कितना आसान तरीके से करता हूं। जो लोग सॉल्यूशन किए होंगे थोड़ा सा लंबा किए होंगे, मैं उसको आसान से कर रहा हूं, ध्यान देना। अगर इसको थोड़ा सा रीअरेंज करो, सर रीअरेंज करने का मतलब हम नहीं समझ रहे हैं। रीअरेंज करने का मतलब ये कि ml-3 पावर में, यहां पे साफ में लिख दे रहा हूं, ml-3 l पावर 4, ऐसा मैं l को लिख सकता हूं। देखो -3 में से 4 जाएगा तो 1 ही बचेगा, मतलब l ही बचेगा। अब t की पावर -4 डॉट t की पावर 3, ऐसा भी मैं लिख सकता हूं, क्योंकि 4 में से 3 फिर से जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। वो भी कौन सा 1 बचेगा, -1 बचेगा। तो मतलब कि ये -1 वाले को हम ऐसे बोल सकते। इसको हल्का सा हम किए अरेंज अपने हिसाब से। ऐसा क्यों किए, देखो कितना आसान क्वेश्चन मैं बना दे रहा हूं। अब ध्यान दो, कहां मैं लिख दूं जो आपको दिख जाएगा, यहीं पे इसको सॉल्यूशन को हटाता हूं। अब यहां पे थोड़ा सा देखो, फ्रीक्वेंसी एफ क्या होता है, 1/t, मतलब टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल। ये फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी का होता है। मतलब ये बच्चों कि टाइम का अगर डायमेंशन होगा तो वो क्या होगा, f के फॉर्म में -1 के बराबर होगा, मतलब f-1 डायमेंशन होगा t का। डेंसिटी है किसका, d। डेंसिटी का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, मास पर यूनिट लेंथ का क्यूब। ये डेंसिटी का डायमेंशन है। अब डेंसिटी के डायमेंशन में देखो दो क्वांटिटी फंडामेंटल है, मास भी है और लेंथ भी है। इस चीज को तभी तुम निकाल पाओगे जब तुम वेलोसिटी में से l को निकाल लोगे, क्योंकि मतलब ये कि l वेलोसिटी का डायमेंशन होता है lt-1,
अब टी का डायमेंशन देखो f-1 लिया था, तो l का डायमेंशन तुमको निकालना है। l का डायमेंशन टी के जगह पे अगर तुम f-1 रख दो तो l का जो डायमेंशन हो जाएगा, मतलब नहीं समझ में आ रहा, कोई बात आसान से देखो, LT-1 के जगह पे हम लोग v रख सकते हैं और t के जगह पे f-1 रख सकते हैं। अभी आगे देखो, डेंसिटी का फॉर्मूला ml-3, ml-3 की जगह पे हम लोग रख सकते हैं d। मतलब ये चीजें हम लोग कॉमनली डायरेक्ट यूज हम यहां करेंगे। कैसे देखो, ये दिख रहा है मेरा ml-3 और ml-3 देखो, ml-3 को हम लिख सकते हैं क्या, सीधे d। ये पहला वाला हो गया सॉल्व, गेट इट। अब देखो l का पावर 4 t का पावर -4, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो ये मतलब LT-1 का पावर 4 इस तरीके से है कि नहीं, ये इसको थोड़ा सा इस तरीके से ब्रैकेट में कर दे रहे हैं, ओके। और यहां पे क्या बचा, t का पावर, देखो t का पावर बचा 3, t का पावर 3 रहने दो, अभी इसको भी सॉल्व कर देंगे। अब देखो आगे d, LT-1 को हम लोग लिख सकते हैं v, सीधे v का पावर 4। ये हो गया इतना सॉल्व, स्टेप वाइज बता रहा हूं, इतना मैं बताता नहीं हूं, स्टेप वाइज बता रहा हूं कि सब समझ ले। d v का पावर 4 डॉट t का पावर 3, t को हम लोग क्या लिख सकते हैं f-1 ना, तो मतलब f-3, ये हो गया सीधे डायमेंशन। कितना आसान है, मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया। कुछ स्टूडेंट्स बहुत लंबा चौड़ा सॉल्व किए होंगे, मास का वैल्यू, एल का वैल्यू, टी का वैल्यू, वी की वैल्यू, पता नहीं किसकी किसकी वैल्यू निकाले होंगे इस सभी फॉर्मूला से। मैंने कुछ नहीं निकाला, मैंने उसको बस चेंज किया, पुट किया और आंसर पाया। समय बचाना, आगे चलना। तो चलो, ये हो गया क्वेश्चन जो आपके लिए था बहुत आसान, बहुत इजी और बहुत इंपॉर्टेंट। तो चलो इसको कर लिए तुम नोट, सीख गए अच्छे से। इसको मैं करता हूं इरेज, क्योंकि अगला क्वेश्चन और भी आसान आपका वेट कर रहा है। सर आप कहते हैं आसान है, लेकिन क्वेश्चन हुआ इतना हार्ड दे देते हैं ना कि कुछ समझ में नहीं आता कि सॉल्व क्या करें। कोई बात नहीं, हम किस लिए हैं जी। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका सैंपल क्या बोलते हैं सीट का, वो क्या है, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 6 होगा इस सीरीज का, क्वेश्चन नंबर 6 होगा या 7 होगा, जो भी आप देख लो। कह रहा है कि थ्योरी, अच्छा इसको मैं शो करा दे रहा हूं तुम्हारे डेस्कटॉप पे, कंप्यूटर थोड़ा शो करो। आ गया क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, मैं पढ़ दे रहा हूं। क्वेश्चन कह रहा है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, मेरे पास सीट है। क्वेश्चन में कह रहा है कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी रिवेल्स that can be energy that can be converted mass that can be converted into energy। क्वेश्चन में कह रहा है कि एल्बर्ट आइंस्टीन की फेमस थ्योरी तुम जानते हो, उस एल्बर्ट आइंस्टीन की फेमस थ्योरी में हम लोग क्या देखे थे कि मास जो है वो वेलोसिटी में बदल सकता है, मास कैन बी चेंज इनटू वेलोसिटी। आप उसमें देखे थे कि मास जो है वो अगर, सॉरी मैं गलत बोल दिया, मास को अगर आप वेलोसिटी से मूव करा दोगे तो वो बदल जाएगा एनर्जी में, इज इक्वल टू mc² फॉर्मूला, मास एनर्जी में और एनर्जी मास में कन्वर्ट होता था जब हम उसको वेलोसिटी से मूव कराते हैं किसी पार्टिकुलर वेलोसिटी का, जो वेलोसिटी आपका स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है। इतना बात है। क्वेश्चन अब देखो, क्वेश्चन में कह रहा है कि सो ऑब्टेन्ड इज प्रोपोर्शनल टू सर्टेन द पावर ऑफ द मास m एंड स्पीड ऑफ c, मतलब उसी फॉर्मूला को तुमको करना है डेराइव। अब तुम बनने वाले हो एल्बर्ट आइंस्टीन, क्योंकि एल्बर्ट आइंस्टीन का इज इक्वल टू mc² फॉर्मूला को करोगे डेराइव। कैसे देखो, क्वेश्चन में कह रहा है कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास का कुछ पावर नहीं पता और C का भी कुछ पावर जो नहीं पता। स्टेप वाइज लेक्चर नंबर 5 याद करो, उसमें बताया था कि स्टेप वाइज चलना। पहले स्टेप में हम लोग अपने फॉर्मूला को बना लेंगे, इसको हटा के इसके बड़े भाई मतलब प्रोपोर्शनलिटी जो छोटा भाई है उसका बड़ा भाई आएगा कांस्टेंट इक्वल टू के साथ। अब ये आया m का पावर a c का पावर b, ये बन गया मेरा पहला इक्वेशन। अब इस पहले इक्वेशन में E की जो डायमेंशन होगी वो कितनी होगी, ml2t-2, क्योंकि एनर्जी है, एनर्जी का डायमेंशन सेम होता है। k का कोई डायमेंशन नहीं हो, इसको हटा दो भाई, जिसका काम नहीं है मैं उसको क्यों लूंगा, उसको हटाओ।
मास है, मास का डायमेंशन होगा m, इसका पावर हो जाएगा a। c है स्पीड ऑफ लाइट, कोई भी स्पीड हो लाइट को, चाहे हमारी हो चाहे तुम्हारी, उसकी डायमेंशन LT-1 ही होगा। b ये हो गया। तो अब इसको करेंगे थोड़ा सा अरेंज। ml2t-2 इज जस्ट इक्वल टू m का पावर a डॉट l का पावर b t का पावर -b। अब थोड़ा सा करो कंपैरिजन। ऑन कंपेयरिंग स्टेप सारे तुम्हें याद है, हमको पता है। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड में कंपेयर करने पे तुम्हें क्या मिलेगा कि a की वैल्यू मिल जाएगी 1 और b की वैल्यू मिल जाएगी 2। जब मिल गया तुम्हें a की वैल्यू 1 b की वैल्यू 1, तो पुट कर दो ना यार, किसका वेट कर रहे हो। इज इक्वल टू k m के पावर में 1 और c के पावर में 2। दैट इज एक्सपेरिमेंटली k की वैल्यू निकलती है 1, तो e की वैल्यू मिल जाएगी आपको mc²। ये देखो आ गया आइंस्टीन का फेमस इक्वेशन, जिसे हम लोग क्लास 11th में ही प्रूफ कर दिए। किसके साथ से? डायमेंशन के साथ। बन गए हम लोग साइंटिस्ट। चलो अभी पूरी फिजिक्स पढ़े भी नहीं और साइंटिस्ट बन गए। घबराओ मत, अभी बहुत फिजिक्स है। तो इसको कर लो नोट, क्योंकि इसके बाद आ रहा है आपका दूसरा, मतलब कि नेक्स्ट न्यूमेरिकल। मैं कर दूंगा इरेज, क्योंकि आपको पता है आप कर लोगे पॉश और कर लोगे नोट। अब अगला न्यूमेरिकल, अगला न्यूमेरिकल इस सेशन का थोड़ा सा लास्ट न्यूमेरिकल है, क्योंकि वीडियो आई थिंक 1 घंटे के करीब में आती होगी और आपके सामने मैं बैक टू बैक न्यूमेरिकल्स बताया, और उसके साथ साथ सीट में बहुत से न्यूमेरिकल्स हैं, मैं सबको सॉल्व नहीं करा सकता। आप उसको सॉल्व करो, नहीं क्लियर हो पा रहा है तो हमसे ग्रुप में डिस्कस करो, ग्रुप में ज्वाइन हो। नहीं ज्वाइन हो पा रहे हो तो वीडियो के कमेंट लिस्ट में ही ज्वाइन होकर कर लो कम। और कोई भी न्यूमेरिकल हो, कोई भी ऑप्शन क्वेश्चन हो, आप सीधे हमसे कांटेक्ट में आ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू में, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कोई भी क्वेश्चन हो, आप अपना क्वेश्चन लेके हमसे सॉल्व कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन को मैं आपके बोर्ड पे शो कर देता हूं। चलो कंप्यूटर भाई साहब थोड़ा सा शो कर दीजिए आपका आज का लास्ट का क्वेश्चन। देखिए आपके लास्ट के क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आई होप आप पढ़ पाए होंगे, मैं पढ़ दे रहा हूं उसको भी। करंट आई आर रेसिस्टेंस एंड वी वोल्टेज अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द प्रोडक्ट ऑफ द टू डिस क्वांटिटीज इक्वल टू थर्ड। Obtain the Ohm's law from dimensional analysis, dimensional formula of R and B। अच्छा R और V का डायमेंशन दिया हुआ है, मैं यहां लिख दे रहा हूं। R का डायमेंशन दिया है ml² t-2, सॉरी t नहीं, a-2 t का पावर -1। ये डायमेंशन दिया हुआ है R का। V का डायमेंशन क्या दिया? V का डायमेंशन दिया ml² t-3 और a का पावर -1। ये डायमेंशन दिया है V का। इसको साथ में एक जैसा कर दे, लो एक जैसा कर दे रहे। a का पावर -1 और t के पावर में क्या -3। ये डायमेंशन हो गया मेरा R और V का। अब बोल क्या रहा है? बोल ये रहा है कि टू प्रूफ, सीधे मैं लिख दे रहा हूं, टू प्रूव V इज इक्वल टू आई आर। हमको ये प्रूफ करना है कि V इज इक्वल टू आई आर। अभी हमने आइंस्टीन के फॉर्मूला को प्रूफ किया, साइंटिस्ट बन गए। अब हम करेंगे ओम्स के लॉ के फॉर्मूला को। ओम्स कह रहे हैं क्या तुम आइंस्टीन को फॉर्मूला को प्रूफ कर दे, मेरा नहीं करोगे। चलो अब ओम्स का भी सुन लेते हैं कि ओम्स की भी फॉर्मूला को प्रूफ कर देते हैं। V इज इक्वल टू आई आर। देखो डायमेंशनली पहले इक्वेशन क्रिएट करने के लिए हमको इसका टर्म को सपोज करना पड़ेगा, i के पावर a और r के पावर में b। ये हो गया मेरा टर्म सपोज्ड। v इज इक्वल टू i का पावर a और r के पावर b। अब ध्यान देने वाली बात ये कि यहां पे हमको जब प्रूफ करेंगे v इज इक्वल टू आई आर, तो उसमें i जो है किसका है? डायमेंशन है करंट का, जो नॉर्मली a ही होता है, a। r क्या है? रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस का डायमेंशन मैंने तुम्हें बोर्ड पे ही लिखा है।
अब इसमें प्रोपोर्शनलिटी का कोई कांस्टेंट डायमेंशन नहीं होगा, क्योंकि तुमको पता है कि प्रोपोर्शनलिटी का डायमेंशन मतलब कि वो कांस्टेंट है, उसका डायमेंशन हम लोग नहीं लेंगे, वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। अब आगे देखो, आगे ये है कि लेफ्ट हैंड साइड में आपका जो डायमेंशन बनेगा वो बनेगा किसका, ml2a-1t-3। गेट इट। के को हमको नहीं पता, के नहीं पता हमको। आई मतलब करंट, ए के पावर ए, कैपिटल ए के पावर ए लिखा हूं। आर रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस का डायमेंशन देखो मैंने लिख दिया, ml2a-2t-1 का पावर में बी। इसको कर लो थोड़ा सा अरेंज, मतलब ये कि ये बन जाएगा m के पावर b, l का पावर 2b, देखो यहाँ 2 है ना, 2b। अब a के पावर में देखो यहाँ a है और यहाँ पे क्या है -2b है, और t की पावर में -b। ये हो गया मेरा थोड़ा सा अरेंज फॉर्म में। अब क्या करेंगे, अब तो बच्चा भी जानता है, कंपेयर करेंगे। यस, कर देंगे अब हम लोग कंपेयर। इसके कंपैरिजन को मैं यहाँ पे आई थिंक सो हो जाएगा, चलो ऑन कंपेयरिंग सीधे लिखो, ऑन कंपेयरिंग। कंपेयरिंग जब करेंगे हम लोग तो क्या पाएंगे, देखो m का वैल्यू यहाँ पे पावर में है 1, यहाँ पे है पावर में b, तो सीधे b का वैल्यू हो गया 1, b का वैल्यू क्या हो गया 1। अब b का वैल्यू हो गया 1, और क्या टर्म देखो बचा है, अब l स्क्वायर है 2 है, l का पावर 2b, तो तब भी आपका b का वैल्यू 1 होगा। आप अगर उससे सॉल्व करो, a का पावर -1, अब -1 की वैल्यू देखो क्या दे रहा है, a -2b। अब यहाँ पे b की वैल्यू 1 निकाले थे, यहाँ पे अगर b की वैल्यू 1 रखोगे तो क्या पाओगे, a -2 = -1, ये इधर जाएगा, a = 1 2 -1, मतलब क्या सीधे लिखते ना सर, a = 1। तो अब तुम पा गए कि b = भी 1 और a = 1। तीसरा वाला इक्वेशन हमको सॉल्व करने की आवश्यकता ही नहीं है। ओके, तो b की वैल्यू भी 1 और a की वैल्यू भी 1 हम लोग पा गए। अब इन दोनों वैल्यू को हम कर देंगे पुट अपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, और पा जाएंगे ओम्स के लॉ को, मतलब v = KI/R। के का कोई डायमेंशन नहीं, हम उसका डायमेंशन नहीं भी लिए थे, और एक्सपेरिमेंटली उस के की वैल्यू को हम ले लेते हैं 1, और हमारा फॉर्मूला बन जाता है v = I/R, सॉरी I × R। अब यहाँ पे हम लोग बन गए साइंटिस्ट, कर दिए दो लोगों का फॉर्मूला को प्रूफ, आइंस्टीन के फॉर्मूला को और साथ ही साथ किसके फॉर्मूला को, ओम्स के फॉर्मूला को। तो स्टूडेंट्स इसी तरीके का न्यूमेरिकल आपको आपके डीपीएस में मिलेगा, डेली प्रैक्टिस सीट में मिलेगा। उस डेली प्रैक्टिस सीट को ले लीजिए, ग्रुप में डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक। चलो थोड़ा सा आपसे लेते हैं इजाजत, फिर से मिलेंगे लेक्चर नंबर 7 में, और इस बार हम लोग लेके आएंगे सिग्निफिकेंट फिगर को, जो आपके लिए होगा बहुत इंपॉर्टेंट। फिर से मिलते हैं, घर पे रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए।